नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म की साप्ताहिक पेशकश में आपका स्वागत है। मैं कार्यक्रम करता हूं सीधा सवाल, पर आज आपके सीधे सवालों के सीधे जवाब मैं देने वाला हूं। तो इंस्टाग्राम पर नेहा पूनिया का सवाल है और ये सवाल मैंने बहुत बार पूछा है, इस पर कार्यक्रम किए। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के क्या कारण हैं? अब देखिए, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है या जो अमूमन एक पारंपरिक एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कि महंगाई क्यों होती है, कि बहुत सारे लोग एक ही चीज खरीदना चाह रहे हैं तो दाम बढ़ते चले जाएंगे। आप बाजार में गए, 100 किलो आलू वहां पर पड़े हैं, खरीदने वाले 10 लोग हैं, पर वो फर्ज कीजिए आलू 10 किलो हैं, खरीदने वाले 100 हैं, तो आलू के दाम लगातार बढ़ते चले जाते हैं। ये डिमांड लेड महंगाई कहते हैं कि मांग इतनी है। पर दरअसल 2020 से जब वो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल आया, कोरोना जिसे कहते थे, उसके बाद से दरअसल जो ये महंगाई डायन हमें लगातार जो खा रही है, उसकी बड़ी वजह बढ़ती मांग नहीं है। मांग तो घट गई, आमदनी घट गई, कमाई लोगों की कम हो रही है, तो मांग नहीं है, लेकिन सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स आ गए। जो उत्पादन हो रहा है, जो उत्पाद हैं, आप तक पहुंचते पहुंचते वो इतने महंगे हो जाते हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, माल भाड़े में इजाफा हो गया। जो खाद्य सामग्रियों में लागत लगती है, आप फसल उगा रहे हैं, 30% लागत बढ़ चुकी है। तो इन चीज़ों के चलते ये महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये बॉटलनेक्स अगर कम होंगी तभी महंगाई पर काबू पाई जाएगी। लेकिन होता क्या है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया कोरोना काल के बाद, अब गाजा पट्टी में एक भीषण लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास के बीच, तो अस्थिरता बनी हुई है और उससे सप्लाई पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। अब इंस्टाग्राम पर ही माही त्यागी का सवाल है। वो पूछ रही हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है और इससे चुनाव में कैसे फर्क पड़ता है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब इनकम्बेंट, सत्ता में कौन है, और सत्ता में जो होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं, उससे उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उन्होंने वादे भी किए होते हैं। तो आदमी उस चीज का आकलन करता है और 5 साल आप लगातार आकलन करते रहें, कहीं ना कहीं नाराजगी आ जाती है। और कुछ साल पहले तक, 8-9 साल पहले तक, 10 साल पहले तक, जब भी चुनाव आते थे तो हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे कि भाई सरकार के प्रति नाराजगी कितनी गहराई हुई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दरअसल माही हमने देखा है कि प्रो इनकम्बेंसी भी होने लगी है, कि लोग सरकार को बस हटाने के मूड में नहीं रहते, अच्छा काम किया है तो काम को इनाम भी मिलता है। तो बहुत जगह सरकारें आपको रिपीट होती भी दिखाई दे रही हैं, जैसे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर सरकारें रिपीट हो रही हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार रिपीट हो रही है, मध्य प्रदेश में सरकारें लगातार 20 साल से एक ही पार्टी की बनती आ रही हैं। उड़ीसा तो अपने आप में कमाल की मिसाल है, जब से नवीन पटनायक वहां गए हैं वो हारने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आजकल ये एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, ये दोनों समानांतर धाराओं की तरह चलती दिखाई देती हैं, कहीं एंटी इनकम्बेंसी, कहीं प्रो इनकम्बेंसी। अब सीमा राठौड़ हैं, इंस्टाग्राम पर ही सवाल पूछ रही हैं कि देश में धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कोई क्यों नहीं करता। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके सवाल में एक फैक्चुअल एरर है, वो ये कि देश में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है। जो आरक्षण दिया जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति, जो 50% का कैप भी था इंदिरा साहनी जजमेंट में, अब वो तो खैर टूट गई है और आज बिहार में अब तो 75% आरक्षण का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हो गया। तो जाति के आधार पर आरक्षण है, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं। लेकिन आपका सवाल सीमा बहुत ही वाजिब है, आर्थिक आधार पर क्यों नहीं? भाई एक जाति में
दबंग लोग भी हैं, साधन संपन्न भी हैं, वो भी हैं जिन्होंने मलाई काटी, सालों से काटते आ रहे हैं, और वही घर और आगे बढ़ते चले जाते हैं, और उसी जाति में बाकी लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। अब बिहार का ये आंकड़ा आया है, कहने को सुनने में ये बात बड़ी अच्छी लगी, अरे जी यादवों ने सारे सरकारी पदों पर अपना कब्जा कर लिया, पर जो आंकड़ा आया है 14.25% यादव है वहां पर जो जनसंख्या है, और सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी 1.55% है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल वाजिब है, वही करना चाहिए, पर करे कौन? जात की आप बात करते हैं कि जाति कड़वी हकीकत है, जात पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए, पर होती है, तो सब राजनीतिक नफा नुकसान अपना आंकते हैं। अब इंस्टाग्राम पर जीवन सिंह और अभयराज दोनों ने ही एक सवाल पूछा है कि जैसे आर्मी में भर्ती के लिए चरित्र प्रमाण पत्र लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ऐसे ही चुनाव में क्यों नहीं होता? जेल से या बेल पर घूम रहे नेता चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन बिना चरित्र प्रमाण पत्र भर्ती नहीं हो पाता है। सवाल अच्छा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज आ गए हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जब आप भर्ती हो रहे हैं। अब यहां पर जब चुनाव में आप, मैं, कोई भी आदमी, कोई दागी, बाहुबली या कोई बिल्कुल निहायत ही शरीफ आदमी चुनाव लड़ने जाता है तो हलफनामा दाखिल करता है कि उसकी आय कितनी है, उसकी संपत्ति, चल अचल संपत्ति कितनी है, उसके ऊपर केस कितने हैं, ये सारी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, ये सारी जानकारी वो साझा करता है, और ये पब्लिक डोमेन में होती है। फिर वो आपसे वोट मांगने जाता है, तो आप वोट मत दीजिए, हलफनामा देखिए कि अरे ये आदमी, इस पर तो इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, अरे इसकी तो 5 साल पहले, फर्ज कीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, 2 करोड़ की वक़्त थी, आज ये 40 करोड़ का कैसे हो गया? तो उस जानकारी के आधार पर वोट दीजिए। अब आप कहेंगे भाई पार्टी ने उसको बना दिया उम्मीदवार, हमें तो पार्टी को देना है, तो यही बैलेंसिंग एक्ट आपको करनी होगी। कहीं ना कहीं ठप्पा आप लगा रहे हैं ना, बटन दबाकर उसको भेज रहे हैं कि जाइए विधानसभा में, संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए। इसलिए धनबल, बाहुबल आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है सत्ता के गलियारों में। निसार अली हैं, ये फेसबुक पर हैं, ये कहते हैं देश में हमेशा धर्म की राजनीति होती है, क्या बिना धर्म के भारत में चुनाव मुमकिन है जहां चुनावों में धर्म नहीं, रोजगार और विकास की बात हो? बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है। धर्म के आधार पर देश तकसीम हुआ निसार भाई, लेकिन 50, 60, 70 और 80 के शुरुआती 2-4 सालों तक कितनी धर्म की राजनीति हुई? शुरुआती 2-4 भी नहीं, 2-3 सालों तक धर्म की राजनीति की एक वानगी हमने पंजाब में देखी थी कि एक जर्नैल सिंह भिंडरेवाले को खड़ा कर दिया इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक फायदे के लिए, और फिर उसका हश्र क्या हुआ? सालों तक आतंकवाद लीलता रहा पंजाब को, और 80 के दशक में राम मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए, उसके बाद ताले खोले गए, उसके बाद बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, मंडल कमंडल की राजनीति भी हो गई, अब खुलकर हिंदू मुसलमान भी होने लगा। एक दौर वो भी था, ना जात पर ना पात पर, इस तरह के नारे दिए जाते थे कि वोट ना ली जाए, चोरी छिपे वोट ली जाती थी। पर अब तो खुलकर धर्म की, मजहब की, सियासी दुकानदारी खुल चुकी है। पर इसे रोकेगा कौन? निसार भाई, वो आपको, जनता जनार्दन को ही रोकना है कि धर्म के नाम पर वोट देंगे या विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, आपकी जिंदगी की बेहतरी के नाम पर आप वोट देंगे। ये तो फैसला जनता जनार्दन को करना है। फेसबुक पर उमाशंकर शर्मा हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार मुफ्त में राशन और तमाम चीजें बांटती है, क्या मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था देश भर में नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और मुफ्त शिक्षा ही नहीं, अच्छी शिक्षा, सरकारी स्कूलों में ही अच्छी शिक्षा मिलने लगे तो ये 5 सितारा प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाएंगे?
पर हकीकत ये है कि क्योंकि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं, शिक्षा तो मुफ्त मिल जाती है पर वहाँ पढ़ाने के लिए कोई नहीं, टीचर कोई नहीं, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 3 छप्पर के बिना शौचालय वाले स्कूल हैं। मिड डे मील स्कीम के नाम पर दाल और नमक, रोटी और नमक दे दिया जाता है। और जो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम सरकार को चलाने वाले लोग हैं, उन सब के बच्चे, सबके इन 5 स्टार प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका में जाकर यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां हासिल करते हैं। और आपको बताया जाता है हम देंगे, पर देते नहीं हैं। और इसी में दरअसल जो निसार का सवाल था कि रोजगार और विकास की बात पर क्या वोट नहीं पड़ेंगे, आप दबाव डालेंगे, कहें कि जी हमारे को बेहतर स्कूल दो तभी वोट देंगे, तो ये दबाव जनता नहीं बनाएगी, तब तक जागेगी क्या राजनीतिक जमात। यूट्यूब से चेमत दोरजी और हनुमान प्रसाद का सवाल है, नीतीश कुमार मामले पर आपका क्या विचार है? सदन में ऐसी बयानबाजी से बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। जो नीतीश कुमार ने कहा है और जिस अंदाज में कहा गया, और सिर्फ विधानसभा में नहीं कहा, विधान परिषद में भी कहा, वो गैर जरूरी था। हालांकि तर्क दे रहे हैं जेडीयू वाले भी, आरजेडी वाले भी। तेजस्वी ने कहा जी वो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। अरे भाई, सेक्स एजुकेशन की बात स्कूल में होती है। अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता कल मेरे कार्यक्रम में थे, केसी त्यागी, कहते हैं एनसीईआरटी में बाकायदा ये बात लिखी हुई है। भाई एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पर एक सार्वजनिक मंच से, एक सदन में, खैर वहाँ आपको थोड़े प्रिविलेजेस मिलते हैं, वहाँ पर ये बातें कहना और जिस अंदाज में कही गई, उस कहने का औचित्य मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। और वो भी ऐसे व्यक्ति के मुंह से जो संभल कर बोलने के लिए मशहूर हैं, संजीदा व्यक्ति हैं। अब वो क्यों बोल गए, और बोलने को अगर ये बात कहनी भी थी उसका कुछ और तरीका भी हो सकता था। पर जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है कि जी महिलाओं का अपमान कर दिया, दूसरी तरफ से तो महिलाओं का अपमान एक शगल हो गया है। वो इतनी लंबी फेहरिस्त है, परकटी से लेके 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर, जर्सी गाय से लेकर, मायावती के बारे में क्या क्या टिप्पणियां की गई हैं, वो कि जी स्कर्ट पहनकर ये संसद में आती हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले हैं। पुरुष प्रधान समाज वाली जो हमारी मानसिकता है, रह कर वो कुलाचे मारती है, और हम अभद्र, अमर्यादित टिप्पणियां करने से बाज नहीं आते। अब एक और सवाल, अशोक गहलोत के नामांकन पर आपत्ति दर्ज हुई है, कृपया समझाइए। देखिए, ये आपत्तियां दर्ज होती रहती हैं, ये रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है, वो देखेंगे। और अगर उसके अंदर इस तरह के आरोप बहुत लगाते हैं कि ये कर दिया, ये छिपा लिया, वो छिपा लिया, इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर है, हमारा चुनाव आयोग है। जहां भी कोई अनियमितता दिखेगी या कोई ऐसी बात छिपाई गई है जिसके चलते उनका नामांकन खारिज हो सकता है, तो वो काम रिटर्निंग ऑफिसर का है और चुनाव आयोग का है। तो आज ये थे आपके सीधे सवाल, और जितने सीधे तरीके से मैं जवाब दे सकता था वो मैंने कोशिश की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।